Hello everyone, myself Aditya and today I am going to discuss on a topic that is Wistron. Wistron बेसिकली हम सबको पता है ये आईफोन का असेंबलर है इंडिया में और बेंगलोर में इसका एक प्लांट है। और ये जो कंटेंट है वो मैंने एक एडिटोरियल से लिया है, लाइव मिंट का एडिटोरियल था। उस एडिटोरियल को एनालाइज करने के बाद मुझे मिला कि कैसे कैसे जो हमारे सिस्टम में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, वर्कर और मैनेजमेंट में जो एक रिलेशन में जो कमी आ रही है जिसका इफेक्ट दिख रहा है हमको अलग अलग ग्रोथ रेट्स पे है, और उस सब पे हम डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा एडिटोरियल है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एडिटोरियल का नाम था डार्क अंडरबेली ऑफ इंडियंस इंक शॉप फ्लोर्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि जो प्रॉब्लम हुई, लूट और राइट्स हुए, उन सब के बाद मैनेजमेंट ने कैसे रिएक्ट किया। देयर वर राइट्स एट द Wistron iPhone factory in Karnataka, and soon after some managers of the firm back on social media posting positive messages about bouncing back। तो ये सेंटेंस देख कर एक चीज़ समझ में आती है कि हमारे जो वाइट कॉलर मैनेजर्स हैं वो गलती कहाँ कर रहे हैं। किसी भी एक क्राइसिस में बेस्ट थिंग यही होता है, बेसिकली आप अगर किसी बिजनेस से रिलेट करें तो उसमें यही बेस्ट होता है कि आप एटलीस्ट रिस्पॉन्स ना करें, और रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो कम विथ सम लव एंड अफेक्शन। डायरेक्टली आप टारगेट करेंगे कि हम बाउंस बैक करेंगे। आपको जब किसी से काम कराना है तो एक मैनेजर का एक काम होता है टू मैनेज थिंग्स एंड मैनेज पीपल, जो हो सकता है ना भी काम करना चाहते हो। तो अगर आप ऐसे सेंटेंस बोल रहे हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट बहुत पॉजिटिव नहीं होंगे। एलिगेशंस क्या लगाए वर्कर्स ने, तो उन्होंने कहा कि हमको जो शिफ्ट होती है 8 घंटे की उससे ज़्यादा काम कराया जा रहा था, और जितने पैसे हमसे प्रॉमिस्ड किए गए थे उनसे भी कम पैसे दिए जा रहे थे, ये जो वर्कर्स थे उन्होंने कहा। तो इन शॉर्ट अगर हम समझे इशू को तो किस किस के बीच में टेंशन है, वाइट कॉलर वर्सेस ब्लू कॉलर। वाइट कॉलर्स मीन्स मैनेजर और ब्लू कॉलर्स मीन्स जो वर्कर, और कह सकते हैं मैनेजमेंट वर्सेस वर्कर। और एक और एंगल इसका है, अगर वर्कर्स में ही डिवाइड करें तो परमानेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्चुअल। अच्छा, तो ये क्या पहली बार हुआ इंडिया में? नहीं, इसके पहले भी हुई थी ऐसी घटनाएं। अगर हम इंडस्ट्रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया देखें तो वहाँ हम देख सकते हैं मानेसर, जिसमें मारुति के एक प्लांट में हरियाणा में एक मैनेजर को जिंदा जला दिया गया था। उसके अलावा चेन्नई में भी बहुत सारे ऐसे राइट्स हुए, और उसके अलावा टोयोटा ने जल्द ही पिछले कुछ दिनों में उसने लॉकडाउन अनाउंस किया और कहा कि जो उसके यूनियन वाले हैं बहुत हॉस्टाइल हो रहे हैं और वो सही से डिसिप्लिन में नहीं है, वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। तो अब हम और फैक्टर्स समझेंगे इसके आगे। अगर हम बात करें कि मीडिया का, तो हमको जो देखते हैं हम मीडिया, उसमें हमको कभी नहीं दिखता है कि हाँ क्या सही में हमारे इंडस्ट्री में इतनी प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ है क्या। मीडिया रिपोर्ट बहुत कम करता है, लेकिन नंबर्स चीख कर ये जवाब देते हैं कि ज़रूर ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे फील्ड में। कुछ डेटा है जो CIRM मीन्स सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशंस मशीनरी का है, और MLE मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट का डेटा है, जो बताता है 2018-19 में करीब 12,427 इंडस्ट्रियल स्ट्राइक्स हुए और 461 उसमें से रोके गए। मैनी वर रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स पेड लेस देन द परमानेंट वर्कर। तो ये बेसिकली इर्द गिर्द घूम रही है कॉन्ट्रैक्चुअल और परमानेंट लेबर्स की, टाइमिंग पे घूम रही है प्रॉब्लम, और जो उनको पैसे कम मिल रहे हैं इस पे बातें चल रही हैं। अब विस्ट्रॉन का जो भी लॉस हुआ वो अपनी जगह है, लेकिन इस सिचुएशन ने, इस इंसिडेंट ने इंडिया का बहुत लॉस किया है। अब वो कैसे, उसको समझते हैं। इंडिया इस टाइम पे बाहर से FDI लाने की कोशिश में लगा है, लेकिन अगर ये सिचुएशन आती हैं तो बहुत सारी रेटिंग एजेंसी हो सकता है हमको डिग्रेड कर दें। उसके अलावा अगर लोग सोचेंगे कि यहाँ पे तो काम करने लायक नहीं है, वर्कर सस्ते तो हैं लेकिन उससे ज़्यादा का वो नुकसान कर देंगे, क्योंकि एस्टिमेट अलग अलग आ रहे हैं, कहीं 50 करोड़, कहीं अलग अलग कितना कितना का, कहीं 500 करोड़ तक का नुकसान दिखा रहे हैं। तो बहुत फिक्स डेटा नहीं है, लेकिन नुकसान अच्छा खासा हुआ है विस्ट्रॉन का, तो वो किसी भी कंपनी को डरा सकता है।
और जब हम ग्लोबल चेन में जुड़ रहे हैं, अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी करना चाहते हैं तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग हमको चाहिए। अगर हम बाहर से मंगा के रॉ मटेरियल यहाँ पे वो कर रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं, फिर भी हमको लगेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग वाले पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना ही होगा। फर्स्ट लेसन फर्स्ट, इंडस्ट्रियल बॉडीज़ to accept that companies have to start treating shop floor contractual workers much better। मतलब ये प्रॉब्लम आ रही है, और ये एक अच्छा इससे आप एनालिसिस निकाल सकते हैं कि हम या जो कंपनी पैसे बचा रही है, थोड़े थोड़े पैसे, अगर किसी को 8,000 देना उनको 7,000 नहीं दे रही है, 6,500 दे रही है। इस कंडीशन में आप जितना पैसा बचा रहे हैं उससे यही प्रॉब्लम हो रही है, एक निगेटिव फीलिंग आ रही है उन वर्कर्स के अंदर। जितना पैसा आप बचा रहे हैं उससे ज़्यादा इस तरह के राइट्स, इस तरह के स्ट्राइक्स में आपका नुकसान हो जाता है। उतना दिन आपका काम नहीं हो रहा है, उसमें आपका नुकसान हो जाता है। अच्छा, अगर बात करें रेशियो की, क्या रेशियो है वर्कर का, तो 8,500 कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं और 1,350 परमानेंट वंस हैं विस्ट्रॉन में। ये बस विस्ट्रॉन की कहानी नहीं है, ये कहानी है और बहुत सारे फर्म्स की। मीन्स अगर 10 फर्म को उठाया जाए उसमें 7 में यही प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर लोग थर्ड पार्टी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पे हायर किए जाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बहुत सिंपल है कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर को पता ही नहीं होता कि वो कितना का बिजनेस कर पाएंगे, फोरकास्टिंग सही नहीं हो पाती है। और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स आर मच चीपर देन रेगुलर वंस हु आर ऑल्सो पार्ट ऑफ यूनियन निगोशिएशन। तो और एक बेनिफिट होता है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर होते हैं ये निगोशिएट नहीं कर सकते, यूनियन में नहीं जा सकते हैं। और अनऑर्गेनाइज वर्कर जो होते हैं वो कभी भी फॉर्मल सेक्टर के जो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनके अटेंशन में नहीं आते, और पॉलिटिकल पार्टी और किसी के अटेंशन में नहीं आते, क्योंकि वो उनको देखते नहीं कि ये एक फिक्स वर्कर हैं, ये आज काम कर रहे कल नहीं कर रहे, इसलिए वो फिक्स वर्कर के सेक्टर में नहीं होते। ये प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, तो इसका कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। इसका एक सोल्यूशन बहुत क्लियर है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेकर आना पड़ेगा, और ये गवर्नमेंट लेकर आई है। कुछ लेबर रिफॉर्म्स हुए थे, लेबर लॉ रिफॉर्म्स हुए थे, जिसके तहत एक गवर्नमेंट ना ही कॉन्ट्रैक्चुअल ना ही फिक्स, उनके बीच का एक रास्ता निकाली है, जिस पे 14 स्टेट ने अपनी सहमति भी जाहिर की है। और ये होने के बाद सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो रहा है होगा कि आप जैसे किसी वर्कर को आप ला रहे हैं तो उनको स्टार्टिंग में आप बता सकते हैं कि आपको मैं 18 मंथ के लिए रख रहा हूँ, 12 मंथ के लिए आपको रख रहा हूँ, और सैलरी आपको एक फिक्स वर्कर जो है, जो परमानेंट वर्कर है, उतनी सैलरी दूंगा, लेकिन आपका टेन्योर मैंने फिक्स कर दिया है। आने वाले समय में गिग इकोनॉमी में ऐसा बहुत देखने को मिलेगा। और इसके अलावा लेकिन कंपनीज़ का भी हमको सुनना पड़ेगा। कंपनीज़ बोल रही हैं कि परमानेंट करने से ही सब कुछ सॉल्व नहीं हो जाता है। किर्लोस्कर का एक एग्जाम्पल था, और बहुत सारे ऐसे फर्म हैं जिनका एग्जाम्पल है कि वो कहते हैं कि बहुत सारे जो वर्कर हैं जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं वो अपनी ज़मीनें बेच के, जिससे अच्छा पैसा मिल गया है, और बेसिकली वो काम करने वाले नहीं हैं, बेसिकली वो बदमाश टाइप के लोग हैं, और आके बस माहौल बिगाड़ने के लिए, उनको बहुत पैसा कमाने का मन नहीं, और सुपरवाइज़र को गाली देंगे, सबको अलग अलग सबको परेशान करेंगे, क्योंकि उनके पास पैसे की रियल कमी नहीं है, पैसे हैं, बस वो रख लिया उन्होंने अपनी ज़मीन बेच के, और उसके बाद जस्ट काम कर रहे हैं और अपना एरोगेंस ये दिखा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं वो कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, ये गलत है, ऐसे 8-10 लोग हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं होंगे। तो कुछ और एक्सपेरिमेंट किए गए थे। कुछ मैनेजर जो इंडिया में थे वो सीधे लिंक कर रहे थे प्रोडक्शन वॉल्यूम को वर्कर इंसेंटिव से। मीन्स जितना आप प्रोडक्शन करेंगे उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन ये एकदम अगेंस्ट है जो जापानीज़ फर्म करती हैं। जापान में होता क्या है कि वहाँ पर इंसेंटिव नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनकी मानसिकता है कि अगर मैं किसी वर्कर को रख रहा हूँ तो वो उस जितना प्रोडक्शन कर सकता है वो तो करेगा ही। अगर मैंने आपको काम के लिए रखा है तो आप काम करेंगे, जितनी जी जान होगी उतना आप काम करेंगे, जितना प्रोडक्शन हो पाएगा उतना करेंगे, क्वालिटी अच्छी रहेगी। मैं इंसेंटिव आपको क्यों दूं? क्योंकि आपकी उतनी क्षमता है तो आप उतना करिए, आप क्यों नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। यहाँ अगर ब्रेक आप दे रहे हैं 40 मिनट का तो वो 50 मिनट का ब्रेक हो जाता है। लेकिन जापान में नहीं, अगर 30 मिनट का दिया है तो 29-28 मिनट में वो पूरा करके आ जाते हैं। तो वो अपने, और कई बार जब डायरेक्ट ये फर्म्स ट्रांसफ़र करती हैं इंडिया में कि मेरा कल्चर, आप मेरा ब्रांड जब इंडिया में आगे खुल रहा है तो सीधे आप
इसको पूरा ट्रांसफ़र कर दिए यही कल्चर, और ये कल्चर जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो प्रॉब्लम आती हैं। बहुत सारे फर्म्स में ऐसी प्रॉब्लम आई हैं। और एक और चीज़ है लैक ऑफ एजुकेशन। पिछले 20 साल में, 20 से 30 साल में, जब से LPG आया, लिबरलाइजेशन आया, तब से जो हमारे जो वाइट कॉलर्स जो थे, मैनेजर्स थे, और वो धीरे धीरे लेबर मैनेजमेंट भूल गए। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। वो लेबर मैनेजमेंट धीरे धीरे भूलने लगे क्योंकि वो टॉप मैनेजमेंट से कनेक्ट होने लगे और नीचे का भूलने लगे। शॉप फ्लोर पे हो क्या रहा है, वहाँ सुपरवाइज़र को लगा दिया जो बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और वो भी सीधे ऊपर पॉजिटिव रिपोर्ट देना है तो नीचे की वो प्रॉब्लम सही से ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है। बहुत सारे राइट्स हो रहे हैं इस समय। कुछ ब्रांड्स हैं, कुछ कंपनीज है, टाटा है, जिसमें वो अच्छी तरह मैनेज किया जाता है तो प्रॉब्लम कम आती है कंपेरेटिवली। NHRD जो है, NHRD अपना कोशिश कर रहा है कि वो कॉलेज के सिलेबस में कुछ चेंजेस लाए और यहाँ पर फिर से लेबर मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और सिखाया जाए, जिससे हमारे जैसे जो लोग हैं, जो मैनेजर बन के निकलते हैं, उनके अंदर ये भावना रहे कि वो आप किसी से काम करा रहे हैं तो उनका ध्यान आपको देना पड़ेगा। अच्छा, कंपनीज कर क्या सकती हैं? लास्ट में वो एक चीज़ कर सकती हैं, वो ऑफ़र कर सकती हैं कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को कि आप अपना आउटपुट दीजिए, अगर आप इन पैरामीटर्स पे आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका करियर फ्यूचर में अच्छा होगा और आप एक परमानेंट वर्कर बन सकते हैं। और इसके अलावा एक और सजेशन है यहाँ पर कि अगर ये लोग जो वर्कर्स होते हैं, बेसिकली कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर, अगल बगल जहाँ पे आप फैक्ट्री खोल रहे हैं उसके आसपास से लोग आके काम करते हैं। ऐसे लोग जो काम करते हैं उनके गांव में अगर आप स्कूल बनवा रहे हैं, टॉयलेट्स बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल्स बनवा रहे हैं छोटे, तो एटलीस्ट उससे वो वहाँ की जो पॉपुलेशन आपसे कनेक्ट हो जाती है। और एक बार आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, इमोशनल मैनेजमेंट इंडिया में लैक कर रहा है, बिजनेस स्कूल्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये रीज़न है जो अलग अलग लेवल पे मैनेजमेंट करने में मैनेजर्स फेल हो रहे हैं, क्योंकि वो वर्कर से इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। वर्कर अगर लेट आता है तो पहले यही पूछा जाता है आप लेट क्यों आए, ये नहीं कि हो सकता है कि कोई आपको बुला के पूछे कि प्रॉब्लम क्या थी, हो सकता है एक्सीडेंट हुआ हो किसी फैमिली मेम्बर का या कुछ ऐसा हुआ। उनसे आप एक बार इमोशनली कनेक्ट होंगे तो डेफिनेटली आउटपुट बहुत अच्छे होंगे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। और आने वाले समय में मैं बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, जिसको टैक्स टेररिज्म भी कहा जा रहा था, उन सब पे वोडाफोन का केस और बहुत सारे वीडियोस और एडिटोरियल्स मैं लेकर आने वाला हूँ। और फार्म बिल्स पे जो कुछ फार्मर्स जो मांग रहे हैं उसमें वो कितनी सही या क्या उसमें गलत हो सकता है, उस पर एक मैं छोटा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एनालिसिस में लेकर आऊँगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, स्टे ट्यून्ड।